तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के घटना चक्र के पूर्वावलोकन के चैप्टर 1 में से शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत का संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसे हम नियामक अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में जिसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, इसकी स्थापना सन 74 में हुई थी, 1774। तो आइए डिटेल देख लेते हैं। ये रहा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, जिसकी स्थापना 1774 में एलिजा एम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था इसको। लिमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। गलत है, इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। लिमेस्टर नहीं बल्कि एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो आइए अगली प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें दूसरा बिंदु में मिलान होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, पहला बिंदु सही होगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये चार्टर अधिनियम 1813 में प्रावधान किया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन को मिलाते हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना इसमें दूसरा बिंदु होगा, तो इसमें बी और डी में दूसरा है, ए में, तो इस हिसाब से ए और सी हमारे बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अगले बिंदु की तरफ देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसमें पहला बिंदु से मिलान होगा, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बी इज द राइट आंसर। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, पहला बिंदु बिल्कुल सही है। 1813 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। तो अगले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। इसी कमेटी का गठन इसलिए किया गया था कि 1 लाख रुपए शिक्षा का प्रावधान हेतु जो दिया जाना था, इसी कमेटी के रिपोर्टों पर आधारित था। तीसरा, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये भी सही है, क्योंकि इन विवादों का भी भारतीय अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में पढ़ने के लिए ये भी शुरुआत का हिस्सा रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए हम डिटेल देख लेते हैं इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा को प्रचलित प्रणाली में हतोत्साहित किया और शिक्षा की अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए का प्रावधान। तो इस पे ध्यान देते हैं। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। और इसके लास्ट बिंदु पे आते हैं। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक नेता ट्रेवलियन, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1813 के चार्टर अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश संसद चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सभी व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसके विषय में थोड़ा और डिटेल समझ लेते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करना था। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बिंदु, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को
चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, पहला बिंदु हमारा बिल्कुल सही होगा। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। जी हाँ, ये भी सही है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये कथन गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में भारत परिषद अधिनियम 1858 द्वारा आया। आइए इसका डिटेल देखते हैं। चार्टर अधिनियम एक्ट 1813, चाय और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट ने हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार राजस्व सौंपा, तथा यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। इसके डिटेल को देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87 में कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। यही एक्ट आगे चलकर धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बना। तो चलिए अब चलते हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम से संबंधित क्वेश्चनों को देख लिया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका ऑप्शन बी होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, परंतु मतदान करने व पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके डिटेल पर ध्यान देते हैं। बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार सन 1909। इसके द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत था। इसे सन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा आगे भी अन्य वर्गों के लिए, जैसे सिख, आंग्ल भारतीय लोगों के लिए भी बढ़ाया गया। डिटेल देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहा जाता है, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा की गई थी। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गोयर थे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पहले वाले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सन 1937 में किया गया, जिसके प्रथम न्यायाधीश मॉरिस गोयर थे। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका डिटेल देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन तथा नया अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध सन 1919 के अधिनियम द्वारा था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। पूर्व में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था ये गलत है। ये 1909 के भारत शासन अधिनियम में ही प्रावधान कर दिया गया था, जिसे आगे चलकर सन 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई
एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ये बिंदु 2 गलत होगा। और तीसरा बिंदु, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से इसमें हमारा उत्तर होगा सी, केवल 1 और 3। इसका डिटेल देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पारित अधिनियम था। भारतीय सचिव एडविन मॉन्टेग्यू, वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणी में बांटा गया था, आरक्षित एवं हस्तांतरित। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था विस्तारित करते हुए सिख, यूरोपी, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? इसका विकल्प हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भाई दूसरे पेज में बांटे ऑप्शन। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया। तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन 1 गलत है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार नहीं था। सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति थी, जो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को प्रावधान किया गया। ये सही है, क्योंकि इसमें आगे चलकर महिलाओं, श्रमिकों, दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा प्रावधान किया गया। डिटेल देखते हैं इसका। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। यह सीमित वर्गों के लिए महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। कथन 1 इस प्रकार गलत है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में आरक्षित स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही है। 1919 के अधिनियम द्वारा आगे प्रावधान किया गया और 1922 में प्रथम बार परीक्षा हुई। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि धीरे धीरे कालांतर में 1941 तक भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया। इस प्रकार ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डिटेल पर ध्यान देते हैं। भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में शुरुआत हुआ। 1855 में पहली बार परीक्षा का आयोजन हुआ। भारतीयों के मांग के बावजूद 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में ICS की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद, फिर दिल्ली। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई। इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो गया। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या हुए? ए 1926, बी 1937, सी 1945। विकल्प में देख लेते हैं। इसमें सन 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था। इसके पूर्व भी एक चुनाव हुआ था जो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत था। वो था
1926 का चुनाव। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। इसके पूर्व ये शक्ति गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। आर्टिकल 123 123 अनुच्छेद 123 में अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम हमारे वर्तमान संविधान का, जिसके 75% भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें अन्य प्रावधान भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि शामिल थे। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आइए डिटेल पर ध्यान देते हैं। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन हुआ है। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। केंद्र में द्वैध शासन को लागू करना भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही भाग है, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। इसमें अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। निम्न विषयों में से एक भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये गलत है। अवशिष्ट विषय शक्तियां या विषय गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत ये भी मिलता है। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया, ये भी सही है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा राज्यों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम द्वारा लाया गया था, जिसे 1935 के शासन अधिनियम द्वारा समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसमें हमारा विकल्प ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? इसमें भी हमारा ऑप्शन सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। पूर्व वाले क्वेश्चन में इसको हम पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? जिसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, गवर्नर जनरल को। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया हुआ महत्वपूर्ण एवं अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना, ये मतलब नॉमिनेट किया जाना। इसमें हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। देश के लिए लिखित संविधान की बात सबसे पहले क्रिप्स मिशन में हुई, जो लागू नहीं हुआ। बाद में कैबिनेट मिशन 1946 के तहत लिखित संविधान का प्रावधान हुआ, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बाकी सभी विकल्प सही हैं। डिटेल देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ये नहीं।
ऑप्शन सी, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, ये भी गलत है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ये भी गलत है। आइए इसके विषय में भारत शासन अधिनियम का डिटेल देख लेते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के शासन अधिनियम पर आधारित है। मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल और केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार यहाँ पे ये हमारा ब्रिटिश भारत के अधीन शासन पारित अधिनियम समाप्त हुए। अब हम अगले टॉपिक पर ध्यान देंगे, संविधान एवं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसके भी प्रश्नों को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1934 में, बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डिटेल देखते हैं। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए एम.एन. राय, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 1934 में भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात 1942 क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लेकिन क्रिप्स मिशन द्वारा ये लागू नहीं हो सका। सन 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए 8 लाख, बी 10 लाख, सी 12 लाख, डी 15 लाख। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 10 लाख व्यक्तियों पर। आइए डिटेल पर ध्यान देते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का सूत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर था। इसके तहत मोटे तौर पर 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, बी पैथिक लॉरेंस, सी स्टेफर्ड क्रिप्स, डी ए.पी. अलेक्जेंडर। इसमें ये ऑप्शन गलत होगा। विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा। सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और ए.बी. अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे ए जवाहरलाल नेहरू, बी एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेंगी। वायसराय इसका अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया।
अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित भारत प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जगजीवन राम। इसमें हमारा विकल्प होगा एस राधाकृष्णन। ये अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। सी राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में सदस्य नहीं थे। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, कथन एवं कारण से जुड़ा हुआ है। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण, बेबेल का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इसमें हमारा कथन सही है परंतु कारण गलत है। इसके डिटेल में देखते हैं। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत बंटवारा बच जाता है। ऐसा कोई भी विचार नहीं था। बेबेल का विचार सिर्फ राजनीतिक गतिरोध दूर करना था। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। गलत है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ये भी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी। ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आइए डिटेल देखते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे और उसमें संचालन के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया कार्यों। अब अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। बिल्कुल गलत है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन था। बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये भी गलत है। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए और डी होगा। ऑप्शन ए जिसमें ए और डी शामिल है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। जी हाँ राइट, ये बिंदु सही है। अल्पसंख्यक समुदाय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये भी सही है। निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर था। बिल्कुल गलत है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन था जो वयस्क मताधिकार से संबंधित नहीं था। इसका निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कार्य संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। इस प्रकार हमारा विकल्प सी सही आंसर होगा। ये देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे हम। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ब्रिटिश भारत की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, विभिन्न प्रांत की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को नामित किया गया था। फिर वही क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। गलत है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ये भी गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये सही है ऑप्शन सी। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। गलत है। पुनः वही क्वेश्चन, संविधान सभा ने सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की प्रथम बैठक, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा, 11 दिसंबर 1946
को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? 9 दिसंबर को हुआ था 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, जो अस्थायी अध्यक्ष। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसमें भी हमारा विकल्प डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सही होगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टी कृष्णामाचारी, बी कृष्णामाचारी, एस मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिसे 9 दिसंबर 1946 के अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा 9 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? स्थापना के ही दिन प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950, दिसंबर 1951। ऑप्शन ए दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? पहली बैठक से ही अधिवेशन शुरू हुआ। ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रावधान संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। आइए डिटेल देखते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जे.एल. नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, 13 दिसंबर 1946 को रखा था। आगे चलकर यही प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसमें हमारा बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर होगा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न पर हम ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू ने के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। जी हाँ, ये भी सही है। उद्देश्य के बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ण करती है, ये भी सही है। अगले बिंदु को देखते हैं। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, गलत है। राज्य के मुखिया का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया से तात्पर्य राष्ट्रपति से होता है, जिसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है, मनोनीत सदस्यों द्वारा नहीं। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधान परिषद के सदस्य व मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे हम। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 7, 9, 12, 15। 12 अधिवेशन हुए। डिटेल देखते हैं। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। 11वां अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त 12वां अधिवेशन, जिस दिन 24 जनवरी 1950 को सभी संविधान सभा इकट्ठी हुई,
सभी सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें एक ये भी महत्वपूर्ण बात है, संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ये देखिए, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 24 जनवरी 1950, इसके पहले हम बता चुके हैं। 24 जनवरी 1950 को सभी लोग इकट्ठे होकर संविधान सभा पे इस दिन हस्ताक्षर हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने पहला हस्ताक्षर बनाया था। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए। सूची X, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, अस्थायी उपाध्यक्ष A.K. फ्रैंक एंथोनी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी, इसमें तीसरा बिंदु से मिलान होगा। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य B.T. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार हमारा ऑप्शन होगा बी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें होगा B.N. राव, ऑप्शन सी। B.N. राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था, जिन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था अंबेडकर द्वारा, B.N. राव द्वारा, K. संथानम द्वारा, K.M. मुंशी द्वारा। ऑप्शन बी, B.N. राव द्वारा। डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, पहला प्रारूप तैयार किया था। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ। 26 नवंबर 1949 तक चला। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। भारत संविधान के उद्देश्य के प्रस्तावना में उल्लेख है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, अर्पित किया गया। उसके पूर्ण होने तथा इसको अंतिम रूप देने के तारीख के बाद भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए तथा इसके बावजूद संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 15 जुलाई 1947। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, 26 नवंबर 1949। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अपनाने को कहा गया है, लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 होगी। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह एक शुभ दिन था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1930 में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को पूर्ण होने के बावजूद भी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया।
परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस को मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी को तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा। इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित एवं मार्पित किया गया, क्योंकि भारतीय संसद तब थी नहीं। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, संविधान सभा द्वारा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ नवंबर 26, 1949 को। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तो भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंस के पूना संसदीय क्षेत्र से चुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट के लिए उनके लिए कांग्रेस के सदस्य M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर सीट को खाली किया था। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और मृत्यु कब हुई थी? भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी दिल्ली में। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। 50वां क्वेश्चन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। जी हाँ, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। ये भी सही है, ऑप्शन सी सही होगा। डिटेल देखते हैं। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे एवं अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों, भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया। आइए कथन एवं कारण वाले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जी हाँ, ये सही है। इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। ये भी सही है। इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी। ए और आर दोनों कथन सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। डिटेल देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। दूसरी ओर यह गृहीत संविधान है, क्योंकि इसके विभिन्न प्रावधान विभिन्न देशों से लिए गए हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपनाने का समर्थन किया। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। किसका सुझाव था? भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। किसने कहा
एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जान फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय यह उनके वक्तव्य का अंश है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन ए ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह कथन वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से थी। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हमने 2 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा। आगे हम अगले चैप्टर में संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।